हाय एवरीवन, मेरा नाम है सहवाग स्टडीज़ और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में। यूनिवर्स। तो इसमें क्या लिखा है देखो, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो मतलब यूनिवर्स के बारे में पढ़ना ही क्या होता है, कॉस्मोलॉजी। तो मतलब आज हम क्या करेंगे, आज हम कॉस्मोलॉजी करेंगे, मतलब यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब नीचे क्या लिखा है देखिए आप, नीचे लिखा है, ओहो, नीचे लिखा है द यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कॉमनली डिफाइंड है, मतलब क्या मानते हो आप यूनिवर्स, यूनिवर्स सब कुछ है। क्या है यूनिवर्स, सब कुछ, छोटी सी बॉल से लेके बड़ी अर्थ तक। अर्थ क्या, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, पूरी हजारों लाखों गैलेक्सी क्या है, किस में आती हैं, यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स सब कुछ है की। तो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स में क्या है, इन AD 40 पिटोलमी जो थे, उन्होंने क्या प्रपाउंड करी थी थ्योरी, उन्होंने ये थ्योरी प्रपाउंड करी थी कि जो अर्थ है वही है हमारा सेंटर पूरे यूनिवर्स का। तो उनके द्वारा हमें मतलब बहुत सारे लोगों ने इस बार यही जान के जिया कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है। पर 1543 में कोपरनिकस ने ये कहा था, मतलब ये साबित कर दिया था कि जो सन है वो ही है सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो मतलब जो यूनिवर्स का सेंटर है ना वो सन है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की। तो इवोल्यूशन में 3 मेन थ्योरी हैं। सबसे पहली आती है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी कहती है इट वॉज एक्सप्लोजन दैट अकर्ड इन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये बात याद रखना, बिग कि क्या 13.8 बिलियन ईयर अगो बिग बैंग थ्योरी हुई थी। मतलब ये आता है, वैसे मैंने देखा एक आध सैंपल है पेपर में, तो ये था कि बिग बैंग थ्योरी जो है उसका एक्सप्लोजन कितने साल पहले हुआ था, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। सही है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार एंड हेवनली बॉडीज। तो इसमें क्या होता, ये इससे बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स एंड हेवनली बॉडीज़, मतलब गैलेक्सीज बनी थी इसके एक्सप्लोजन के द्वारा, और हेवनली बॉडीज़ मतलब ये सब प्लैनेट्स, अपने प्लैनेट्स बने थे। तो गैलेक्सीज बनी थी, प्लैनेट्स वगैरह ये सब चीज़ इससे ही बनी थी। सही है। फिर उसके बाद स्टेडली स्टेट थ्योरी। स्टेडली स्टेट थ्योरी क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट ऑल्दो द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो इस और इट हैज़ नो बिगिनिंग नो एंड। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है, ये थ्योरी हमें ये बताती है जो यूनिवर्स है वो हमेशा एक्सपेंड होता रहता है, मतलब बढ़ता ही रहता है, और कितने साल से बढ़ ही रहा है उसका कोई अंदाजा नहीं। और इट हैज़ नो बिगिनिंग नो एंड, इसका ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि यूनिवर्स कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म है यूनिवर्स, क्योंकि मैंने बताया था आपको यूनिवर्स सब कुछ है। क्या है यूनिवर्स, सब कुछ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पल्सेटिंग थ्योरी। The pulsating theory. According to this theory, the universe is supposed to be expanding and contracting alternately. मतलब जो वो है यूनिवर्स है वो एक्सपेंड, जितना मतलब एक्सपेंड हो रहा है उतना कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है ऑल्टरनेटली। मतलब एक्सपेंड भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो रही है, एक्सपेंडिंग भी हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो रही है। ये थ्योरी इतनी मेन भी नहीं है दोनों, बिग बैंग थ्योरी याद रखना, वो आप पूछी जाती है, ये कुछ खास है भी। फिर उसके बाद आती है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब मिलियंस ऑफ स्टार, मिलियन का बिलियंस में ही होंगे स्टार्स, जब बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ ग्रेविटी के कारण मतलब एक साथ रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो फॉर्म करते हैं ग्रेविटी, मतलब वो फॉर्म करते हैं गैलेक्सी। तो उन्होंने गैलेक्सी फॉर्म कर दी। तो गैलेक्सी के बारे में ये तो पूछता नहीं, ये बहुत मेन वो है जो क्वेश्चन आता है सब एग्ज़ाम में। क्या है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज़ आर नियरेस्ट गैलेक्सी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रोमेडा इज़ आर नियरेस्ट गैलेक्सी। एंड्रोमेडा इज़ आर नियरेस्ट गैलेक्सी। तो ये बहुत उसमें पूछा गया है, एंड्रोमेडा इज़ आर नियरेस्ट गैलेक्सी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम पूछेंगे और हाँ, और ये सवाल भी बहुत पूछा जाता कि हमारी जो गैलेक्सी है उसमें
मतलब उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। सही है। और इसमें कितने हैं, 300 बिलियन स्टार्स हैं। कितने स्टार्स हैं, 300 बिलियन स्टार्स, मतलब 300 बिलियन। अब आप समझ सकते हो कितने स्टारों से मिलकर गैलेक्सीज बनती है। फिर उसके बाद इन 1924 में एडविन हम्बल फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड मिल्की वे। जो एडविन हम्बल थे उन्होंने बताया था कि मिल्की वे के भी साथ साथ हमारी और भी गैलेक्सीज हैं। मतलब पहले सिर्फ हमें ये लगता था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, पर एडविन हम्बल जो थे 1924 में, मतलब डेट ज्योग्राफी में नहीं आती, डेट इतनी याद रखनी भी नहीं है, मेन है एडविन हम्बल। एडविन हम्बल का नाम आपको याद रखना है कि एडविन हम्बल ही वो थे जिन्होंने मतलब ढूंढी थी कि और गैलेक्सीज भी होती हैं मिल्की वे के अलावा। तो द गैलेक्सीज आर फाउंड इन 3 फॉर्मेट। जो गैलेक्सीज है वो हमें 3 फॉर्मेट में मिलती है। तो पहली क्या होती है, स्पायरल, हैव सेंट्रल न्यूक्लियस विद ग्रेट स्पायरल आर्म्स। जैसी गैलेक्सी हमारी, जैसी गैलेक्सी ये है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका बीच वाला, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गई स्पायरल आर्म्स, ये हो गई स्पायरल आर्म्स। क्या हो गई, स्पायरल आर्म्स। तो ये होती है, आ गई ये रे, हैव अ सेंटर न्यूक्लियस विद अ ग्रेट स्पायरल आर्म। सही है। तो वो कौन सी होती है, स्पायरल, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी एक स्पायरल ही गैलेक्सी है। फिर उसके बाद आती है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल इसमें क्या होता है, विदाउट स्पायरल आर्म्स। मतलब इलिप्टिकल में क्या होता है, इलिप्टिकल में सिर्फ ये पार्ट होता है, सिर्फ ये पार्ट, ये जो हमारे आर्म्स निकल रही हैं वो नहीं होते। तो मतलब बस बीच का न्यूक्लियस पार्ट होगा, वो होगी इलिप्टिकल। फिर उसके बाद कहती है इर्रेगुलर विद नो स्पेस विद नो शेप। मतलब ये किसी भी शेप की होती है, मतलब बहुत सारे ग्रेविटी के कारण स्टार्स मिले और कुछ भी शेप बना ली, तो वो क्या होगी, इर्रेगुलर गैलेक्सी। तो ये हो गए हमारे वो। फिर उसके बाद आता हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक सन है, उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। अब किस उससे करते हैं वो सब जानेंगे। मतलब हमारे कितने प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं। तो इट कंप्रेसेस द सन, 8 प्लैनेट, देयर मून एंड नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स। नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स मतलब यही एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स, ये सब सन के अराउंड घूमते हैं प्लैनेट, ये सब आपको पता है, मैं ज़्यादा इस पर ध्यान भी दूंगा। द सन इज सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये भी सबको पता है, ये चीज़ है काम की। द साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टीम्ड इज अबाउट 10⁵ AU। तो साइज़ क्या है हमारा सोलर सिस्टम का, 10⁵ AU। इस चीज़ को याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं पूछते। फिर उसके बाद आता है सन। सन सन क्या है, सन है एक स्टार, ये तो सबको पता है। खैर इतनी छोटी छोटी बात थोड़ी बताऊंगा। सन है एक स्टार। तो सन इज प्राइमरली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन 72% एंड हीलियम 26%। तो सन कौन सी 2 गैसेज से बना है, ये पूछा जाता है। सन कौन सी 2 गैसेज से बना है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। कौन सी 2 गैसेज, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितनी है सन पे, 72%, और हीलियम कितनी है सन पे, 26%। सही है। फिर उसके बाद है द सन इज कॉन्टिन्यूसली इमिटिंग स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटोन इन ऑल डायरेक्शन आइदर एज स्पाइरल स्ट्रीम्स कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो जो सन है वो एमिट करता है एक स्ट्रीम ऑफ प्रोटोन, स्ट्रीम ऑफ प्रोटोन एमिट करता है सारी डायरेक्शन में है, और उसे कहते हैं हम स्पाइरल स्ट्रीम भी कह देते हैं। सोलर सिस्टम में जो कहते हैं उसे स्पाइरल स्ट्रीम कहते हैं। तो जो वो है विंड है, वो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें खींच लेती है तो ओरोरा का नाम दिया गया है उसे। ये पूछा गया, ये मैंने सैम्पल पेपर में भी पढ़ा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो भी सन वो फेंकता है विंड, या विंड भी कह सकते हैं उसे, स्टीम्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब उसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पकड़ लेगी तो उसे क्या बोलेगी, उसे हम बोलेंगे ओरोरा। सही है। और एक अर्थ का बहुत वो है सन का, जो सन स्पॉट आर कोल्ड एंड डार्क रीजन ऑफ सन। सन स्पॉट क्या है, सन स्पॉट क्या है, सन स्पॉट क्या है, सन स्पॉट है कोल्ड और डार्क रीजन ऑफ सन। तो कोल्ड और डार्क रीजन ऑफ सन को क्या कहेंगे हम, सन स्पॉट। सन स्पॉट। सही है, इस जान लिया। उसके बाद जानते हैं हम प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है, द प्लैनेट इज हेवनली बॉडी दैट मूव्स इन द ऑर्बिट अराउंड अ स्टार। मतलब प्लैनेट वो एक ऐसी बॉडी है जो किसी स्टार के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है।
मतलब जैसे मान लो हमारे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है, वो सन के अराउंड एक ही उसमें रिवोल्यूशन में, मतलब 365 डेज में एक रिवोल्यूशन होता, तो उसमें ही वो घूमता है और अपनी जगह पे वापस आ जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? प्लैनेट कहेंगे। तो हमारा क्या है? अर्थ प्लैनेट है। तो ओनली 5 प्लैनेट मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर विजिट। तो हम अपनी आंखों से कितने प्लैनेट देख सकते हैं? हम अपनी आंखों से 5 प्लैनेट देख सकते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। तो ये 5 प्लैनेट हैं जिन्होंने हम अपनी आंखों से देखते हैं। फिर उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आते हैं पूछने को, कभी कभी हम कंफ्यूज भी जाते हैं इस चीज़ में, पर एक चीज़ याद रखनी है, जो भी सॉलिड प्लैनेट है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट? सॉलिड, जिस पे हम कदम रख सकते हैं। रख तो खैर वीनस पे नहीं सकते, मरकरी पे नहीं सकते, मतलब एग्जाम्पल कि आपने पत्थर फेंका, अब आपने जुपिटर फेंका, कहाँ गया पत्थर किसी को कुछ नहीं पता। मार्स पे फेंका, हाँ वो पड़ा पत्थर, मतलब सॉलिड प्लैनेट है। उसके बाद हमारा पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट कौन सा? मरकरी। तो इसके ये सबसे क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है। इट इज़ द इनर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे छोटा इनर मोस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी अपना। तो इट रोटेट पीरियड इज 59 डेज। इसका जो रोटेशन पीरियड है सबसे छोटा है, 59 डेज। वो सॉरी, रिवोल्यूशन पीरियड जो है 88 डेज का, वो सबसे छोटा है। रोटेशन पीरियड तो औरों के भी, उसके जुपिटर का बहुत छोटा है। तो इट्स रोटेशन पीरियड इज 59 डेज। रोटेशन पीरियड क्या? 59 डेज। और रेवोल्यूशन पीरियड क्या? 88 डेज। सही है। तो सबसे छोटा रेवोल्यूशन पीरियड किसका? मरकरी का, 88 डेज। इट नियरेस्ट टू द सन, सबको पता है सबसे पहला प्लैनेट है, सबसे सन के सबसे दूर ही होगा, इस बारे में नहीं। फिर उसके बाद आता वीनस। वीनस एक और इम्पोर्टेंट प्लैनेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों ही कौन सा है? वीनस। और अर्थ ट्विन के बारे में तो हम 2nd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद है इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनलाइक अदर्स। तो जो सारे प्लैनेट है ना, वो रोटेट्स किस में करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पर ये प्लैनेट है, शायद नेपच्यून भी है, ये दोनों प्लैनेट हैं जो वो सिर्फ क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में वो करते हैं, घूमते हैं। और वीनस क्या है? वीनस भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता। फिर उसके बाद इट हैज़ स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड। सबसे मंदा रोटेशन पीरियड क्या है? सबसे आराम से घूमने वाला प्लैनेट कौन सा? वीनस। 243 डेज। कितने लेता? 243 डेज लेता। कितने? 243 डेज। सही है। और इट्स एंड इट ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब और रिवोल्यूशन कितने उसमें करता है? 225 डेज। मतलब आप देख लीजिए, उसे एक साल पूरा करने, एक साल से पहले उसका एक दिन, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, उसके एक दिन से पहले उसका एक साल पूरा हो रहा है। मतलब रिवोल्यूशन वो जल्दी कर रहा है रोटेशन से। अब आप समझ सकते हो कितना मंदा रोटेट करता है। सही है। फिर उसके बाद हम जानेंगे द प्लैनेट हैज़ नो मून एंड इट बीइंग विजिटेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे विजिट करा था, मतलब वीनस को देखा था। और इसमें कोई मून नहीं है, ये हमें सब पता है। और इट इज़ हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कई बच्चे क्या होते हैं, इस बारे में पढ़ते नहीं और फिर किसे लगाए जाते हैं? मरकरी को, क्योंकि मरकरी सबसे पास है। पर नहीं, क्योंकि 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम अपनी अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में स्पेसिफिक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें ज़्यादा कवर नहीं है, इसमें मोटा मोटा मैंने कवर कर दिया सोलर सिस्टम के साथ साथ। पर मेन मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा अर्थ के ऊपर एक बाद में। तो इतना भी है, ये भी बहुत है अर्थ के लिए। इट इज़ ओनली प्लैनेट विद लाइफ, ये सबको पता है। सिर्फ अपने उसमें सोलर सिस्टम में अकेला प्लैनेट है जिसपे लाइफ है। इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर फ्रॉम स्पेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो ये स्पेस से कैसा दिखता है? ब्लू और ग्रीन कलर का, जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ब्लू और ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो हम इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। और ये चीज़ याद रखना, इट रोटेट्स अराउंड द सन विद द स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 29 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चक्कर लगाता है सन के। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना तेज चलता है अपना अर्थ भी। बुखार टिप फेल कर दी भाई इसने तो। इट फॉर्म अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स अगो।
तो ये चीज़ भी बहुत पूछी जाती है कि ये कितने साल पहले पुराना अपना अर्थ है 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब इतने साल पुराना सोच भी नहीं सकते भाई। और उसके बाद है इट्स सर्कमफ्रेंस एट अ पोल इज 40,008 किलोमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो है पूरे अपने उसकी पोल के पास से कितनी है 40,008 किलोमीटर, और इक्वेटर के पास से कितनी है 40,075 किलोमीटर। इस चीज़ को भी याद रखना। एंड इट्स एरिया इज अबाउट अपना एरिया ये पूछा जाता है भाई। अपना एरिया कितना 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और शेप क्या है, शेप है अपने अर्थ की जियोइड। बहुत स्पेयर लगाए जाते हैं, स्पेयर गलत होता था, जियोइड। कौन सी वो है जियोइड। उसके बाद आता मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, ये पता है 6th क्लास में ज्योग्राफी आई थी, उसमें यह था मार्स के बारे में। और क्या होता, रेड प्लैनेट होता। तो इट्स रेवोल्यूशन पीरियड इज 687 डेज एंड रोटेशन पीरियड इज 24.6 आवर्स। तो इसका रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, अर्थ के डबल मान लो 687, मतलब डबल से थोड़ा कम 687 डेज ऐसा लगते हैं इसे एक रेवोल्यूशन पूरा करने को। और रोटेशन अर्थ के पास ही है, अर्थ से 6 घंटे ज़्यादा। तो मतलब 24.6 नहीं 6 घंटे थोड़ी, अर्थ से कितना बैठेगा ये, मतलब आधा पौन घंटा ज़्यादा है। मतलब आधा पौन मिनट, मैं भी पागल हो गया, आधा पौन मिनट इसे ज़्यादा लगता अर्थ से। बस आधा पौन मिनट क्यों, पर अर्थ से 24.6 आवर ज़्यादा, सही है। इट हैज़ 2 टिनी मून्स, ये आता है इट हैज़ 2 टिनी मून्स, फोबोस एंड डेमियोस। तो फोबोस एंड डेमियोस क्या है, अर्थ इस मार्स के 2 टिनी मून्स है, मतलब 2 छोटे छोटे मून्स हैं। उसके बाद आता है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये कितना 11 गुना बड़ा है अर्थ से। अपनी अर्थ कितनी बड़ी है, और उससे भी 11 गुना बड़ा है ये। और इसे कहते हैं हम लॉर्ड ऑफ हेवंस। तो लॉर्ड ऑफ हेवंस किसे कहा जाता है, जुपिटर को। ये आता है सवाल पूछने को कि जुपिटर को क्या नाम है, जुपिटर का दूसरा क्या नाम है, आ जाता है कई बार। तो लॉर्ड ऑफ हेवन से जुपिटर का नाम। तो इसका रोटेशन पीरियड क्या है, इसका रोटेशन पीरियड है 10 आवर्स। और सबसे कम रोटेशन पीरियड जुपिटर का होता है 10 आवर्स, सही है। बहुत से लगाते नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, तो जुपिटर कहाँ से होगा, पर जुपिटर सबसे जल्दी रोटेट करने वाला वो है। और इसे रेवोल्यूशन करने के लिए कितने टाइम लगता, इसे लगता 12 आवर्स, मतलब 12 साल लग जाते हैं इसे रेवोल्यूशन करने के लिए। तो इट हैज़ 79, अब तो और बढ़ गए, पुराने लिखा हुआ 79 नहीं, अब तो और ज़्यादा हैं। और गाइनामेडे इज़ अ लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम की भी और जुपिटर की भी सबसे बड़ी जो मून है, मून कह सकते हैं, सैटेलाइट कह सकते हैं, तो वो क्या है, गाइनामेडे। तो जूनो स्पेसक्राफ्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनो स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड इन 2011 एंड अराइव्ड एट जुपिटर इन 4 जुलाई 2016। मतलब जूनो जो एयरक्राफ्ट था, अब एक ही वो कर सकती है। इसमें पूछा जूनो किसने भेजा, यार नासा के अलावा है कोई जो जुपिटर तक की सोचेगा, तो नासा ही है। नासा ने भेजा था जूनो स्पेसक्राफ्ट, जिसने लॉन्च करा है 2011 में करा था इन्होंने, और 5 साल लग गए थे उसे, 2016 में पहुंचा था। तो उसके बाद आता सैटर्न। और ये चीज़ आप याद भी रखना, ये बहुत पूछा जाता है, जूनो वाला बहुत पूछा जाता है बहुत, तो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद सैटर्न, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड लीस्ट डेंस ऑफ सोलर प्लैनेट। मतलब दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और लीस्ट डेंस है, सबसे कम डेंस है ये, सही है। इट्स रेवोल्यूशन पीरियड इज 29 ईयर्स। तो इसे रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, 29 ईयर्स। कितना, 29 ईयर्स। और रोटेशन पीरियड कितना है, 10.3 आवर्स। मतलब बहुत थोड़ा है यार उसके हिसाब से तो। इट इज़ बीइंग विजिटेड बाय कैनिसी स्पेसक्राफ्ट। तो कैनिसी कह रहा हूँ, कसीनी। तो ये किसके द्वारा देखा गया था, कसीनी एयरक्राफ्ट ने देखा था इसे, सही है। उसके बाद आता है यूरेनस।
आइडेंटिफाइड एज अ प्लैनेट इन 1781 बाय विलियम हार्स्कल। तो यूरेनस किसने खोजा था? विलियम हार्स्कल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। विलियम हार्स्कल थे जिन्होंने यूरेनस खोजा था। कितने? 1781। ज्योग्राफी में डेट्स नहीं याद करनी, मैं कहता हूँ डेट्स नहीं आती। सही है, विलियम हार्स्कल, ये याद कर लेना। आइडेंटिफाई एज अ प्लैनेट यूरेनस किसने आइडेंटिफाई करा था? विलियम हार्स्कल ने। किसने करा था? विलियम हार्स्कल ने। उसके बाद इट्स रेवोल्यूशन पीरियड इज 84 ईयर्स। रेवोल्यूशन पीरियड क्या इतना इसका? 84 ईयर्स। और रोटेशन पीरियड क्या? 10.8 ईयर्स। कितना? 10.8 ईयर्स नहीं है, इसे काट लेना और जो अपने नोट्स बनाओ तो उसमें लिख लेना 17 आवर्स और 14 मिनट्स। दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक, रुक जाओ। 14 मिनट्स, 17 आवर्स 14 मिनट्स है किसका? यूरेनस का। वही तो यार, ईयर्स इतना लंबा कौन लेता। चलो फिर उसके बाद चलते हैं। इट इज सराउंडेड बाय अ सिस्टम ऑफ 9 फेंट्स रिंग एंड इट हैज 21 सैटेलाइट्स। तो याद रखना कितने मून होते हैं यूरेनस के? 21 मून होते हैं। और कितनी रिंग? छोटी छोटी 9 रिंग्स होती हैं इसके बाहर। ये सैटर्न के बाहर बड़ी रिंग होती है ना, इसके पास 9 छोटी छोटी रिंग है, जो मतलब कुछ तो दिखाई भी नहीं देती, इतनी पतली है। फिर उसके बाद आता लास्ट प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम का, नेपच्यून। इट अपीयर्स एज ग्रीनिश स्टार। देखिए ग्रीनिश स्टार लगता है क्योंकि इट प्रेजेंट्स है मीथेन। मीथेन प्रेजेंट होती है, पर ग्रीन प्लेनेट कहाँ किसे जाता है? ग्रीन प्लेनेट कहा जाता हमेशा यूरेनस को। ये बात याद रखना, क्योंकि हम ग्रीनिश स्टार की तरह अपीयर कौन होता? नेपच्यून। पर ग्रीन प्लेनेट कौन होता? वो होता यूरेनस। इस चीज़ को हम गलत करते हैं बहुत, कि नेपच्यून को लगाया है या ग्रीन स्टार अपीयर क्या होता है, यूरेनस को लगाया है। ये इसमें कन्फ्यूजन मत करना क्रिएट। इट रेवोल्यूशन पीरियड क्या है? सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसे, क्योंकि सबसे दूर है, 165 ईयर्स। कितना? 165 ईयर्स। एंड रोटेशन पीरियड इज 15.7 डेज। कितना? सिर्फ 15.7 डेज। तो उसके बाद इट डिस्कवर्ड बाय जे.जी. गैले। बर्लिन के थे ये, जे.जी. गैले थे बर्लिन के। इन्होंने डिस्कवर करा था नेपच्यून को। सही है। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है तो आवाज़ में अंतर आ रहा होगा। फिर उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून को कौन से ट्विंस कहा जाता? जोवियन ट्विंस किसे कहा जाता है? यूरेनस और नेपच्यून को कौन से ट्विंस कहा जाता है? जोवियन ट्विंस। इस बात का भी याद रखना। फिर उसके बाद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट प्लैनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, ये आपको पता है। बिगेस्ट सैटेलाइट गाइनामेड, मैंने बता दिया। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? डेमियोस कौन सी है? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। ब्लू प्लैनेट अर्थ है, ये भी मैंने बता दिया। ग्रीन प्लैनेट यूरेनस, ये भी मैंने अभी बताया आपको कि ग्रीन प्लैनेट कौन सा? यूरेनस है। और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा? वीनस, क्योंकि सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट कौन सा? वीनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे चमकने वाला प्लैनेट कौन सा? सीरियस, जिसे एक डॉग स्टार भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीरियस, जो एक डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे हमारे सोलर सिस्टम के, जैसे अपना सन है स्टार एक, तो ऐसे सबसे पास हमारे सोलर सिस्टम के कौन सा स्टार है? वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सही है। फिर उसके बाद कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपच्यून, ये आपको पता होगा। इवनिंग स्टार मैंने वीनस बता दिया आपको। रेड प्लैनेट मार्स, ये भी बता दिया। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन, ये भी बता दिया। स्लोएस्ट रोटेशन, ये भी बता दिया। अर्थ ट्विन, ये भी बता दिया। ओनली सैटेलाइट विद एटमोसफेयर लाइक टाइटन। हाँ, अर्थ के जैसा एटमोसफेयर कहाँ है? ये है टाइटन पे। टाइटन को क्या है? टाइटन है सैटर्न का मून, सैटर्न की सैटेलाइट कह सकते हैं, तो टाइटन है। और सबसे बड़ी सैटेलाइट सैटर्न की, वो भी टाइटन ही है। सबसे बड़ी कौन सी है? वो भी टाइटन ही है। तो इसमें क्या करेंगे हम? ओनली सैटेलाइट विद एटमोसफेयर लाइक अर्थ इज टाइटन। इस बात को याद रखना जरूर। फिर उसके बाद चलते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। मतलब अदर और क्या क्या होता है अपने सोलर सिस्टम में? तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं हम कोमेट के पास। कोमेट क्या होता है? कोमेट है, इट हैज़ हेड एंड टेल। देखिए इसका एक सिर होता और ये इसकी पूंछ होती है। सही है। ये इसकी पूंछ जा रही है और ये इसका हेड है। सही है। द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ कोमेट, अब बताइए ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ कोमेट क्या है? टेल है, बीच का है वो है हेड।
तो ब्राइटेस्ट पार्ट क्या है कोमेट का, वो है हेड। क्या है? हेड। हेड इज द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ कोमेट। सही है। तो हार्ले कोमेट बिकम विजिबल नेक्ड आई, ये आपको पता होगा। जो हार्ले कोमेट है, इसे हार्ले कोमेट कहते हैं, तो वो 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता। वो कब दिखाई देता? जब वो सन के सामने से निकलता। तो हमें जब दिखाई देता पूरे 76 साल बाद, 76 ईयर्स साल बाद हमें एक बार दिखता है हमारी विजिबल आई से कॉमेट, हार्लेस कॉमेट। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? दे प्रेजेंट इन बोर्ड बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में ना एक बहुत बड़ी बेल्ट है, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट की, एस्ट्रॉइड की बेल्ट है बहुत बड़ी, तो उसमें ये पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि अपन उसमें वो भेजेंगे, अपना कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो वहाँ से निकलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है अगर जुपिटर भेजेंगे तो। ये बने किस चीज़ के होते हैं? ये होते क्या हैं? दे आर चंक्स ऑफ रॉक। ये रॉक हैं कवर्ड विद फ्रोजन गैसेस। तो मतलब यूनिवर्स में तो माइनस में टेम्परेचर है, -400 500 पता ना क्या है, हैं? तो उस ये फ्रोज़न हो जाते हैं, मतलब फ्रोज़न गैसेस जो हैं उसके ऊपर जम जाती हैं। ये वैसे रॉक्स होते हैं। मीटियोर्स, मीटेरोइड्स एंड मीटियोराइट्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? अ मीटियोर इज द मीटियोरॉइड दैट हैज़ एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स समटाइम कॉल्ड शूटिंग स्टार। तो जो हम कहते हैं ना टूटता तारा आ गया, विश मांग लो विश मांग लो, तो विश तो खैर क्या ही पूरी होगी, उसे क्या कहते हैं? मीटियोर। मीटियोर क्या होता है? विश मांगने वाला तारा। ये जो टूटता तारा है यही है मीटियोर। सही है। उसके बाद आता है मीटियोराइट्स आर स्मॉल बॉडीज दैट ट्रैवल थ्रू स्पेस। जो स्पेस में भटकने वाली वो है ना पत्थर, गोल पत्थर स्पेस में भटकने वाले इधर उधर उन्हें मीटियोराइट्स कहते हैं। मीटियोराइट्स क्या होता है? जब ये मीटियोर जो है ये गिरा तो ये होता बहुत बड़ा साइज़ में, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण इसमें आग लगती है। ये जलते जलते अपने एटमॉस्फेयर के कारण इतना छोटा हो जाता। अभी मान ली ये है मीटियोर है, तो जब ये मीटियोराइट बनेगा ना तब ये कितना रहेगा? इतना। तो मीटियोर क्या है? ये है मीटियोर, और मीटियोराइट क्या है? ये। सही है। तो जब मीटियोराइट बन जाएगा तो अब इतना छोटा हो जाएगा। फिर इसमें क्या मिलेंगे हमें? अलग तरीके के रॉक्स और एलिमेंट हमें पाए जाते हैं इसमें मीटियोराइट में। तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद चलते हैं अपने सबसे खूबसूरत चीज़ चांद पे। सही है। चांद सिफारिश नहीं, चांद पे। तो ओनली 59% ऑफ मून सरफेस इज डायरेक्टली विजिबल फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से कितना हमें मतलब मून दिखता? सिर्फ 59%। 59% मून ही ऐसा है जिसे हम देख सकते हैं। बाकी का 41% कौन है? वो आप पहचानते हैं, आपका चांद होगा। फिर है इट टेक्स 27 days 7 hours 43 minutes एंड 11.47 seconds। मतलब इसे कितना टाइम लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड लगते हैं इसे एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। किसका? अर्थ का। अब चांद को भी सन के करीब मत घुमा देना, अर्थ के करीब घूमता है। सही है। और ये बात, हाँ, ब्लू मून क्या होता? ब्लू मून, नीला चांद क्या कहते हैं? नीला चांद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जने नहीं बताते इसे, आपको बुक में भी बहुत कम मिलता है ये। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून जब भी हमें एक महीने में 2 फुल मून मतलब 2 पूर्णिमा की रात मिलती है ना, तो जो दूसरी पूर्णिमा की रात है मतलब दूसरा मून जो है उसे ही हम ब्लू मून कहते हैं। तो मतलब ब्लू मून क्या है आपका? जब आपके एक महीने में 2 पूर्णिमा आ गई, मतलब 2 फुल मून आ गए, तो जो सेकंड फुल मून है, दूसरी पूर्णिमा का चांद है ना, वो होएगा हमारा नीला चांद, ब्लू मून। उसके बाद आते हैं स्टार्स। दे आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज द शाइन बाय देयर ऑन लाइट। देखो हाँ, मून के पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती, पर स्टार्स के पास उनकी खुद की लाइट होती है। क्यों? क्योंकि ये बर्निंग गैसेज से बने होते हैं, मतलब जलने वाली गैसेज से बने होते हैं, तो इसकी वजह से इनकी खुद की एक लाइट होती है। स्टार आर मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो स्टार क्या है? एक बहुत ही दूर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर, अपने अर्थ के बहुत लाइट ईयर्स दूर होते हैं स्टार्स। जो भी तो हम बहुत छोटे स्टार्स का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन हमें दिखता कितना रात को? कि एक सुई के बराबर। सही है। तो इसी के साथ सोलर सिस्टम बना, यूनिवर्स पूरा ख़त्म। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब टू सहवाग स्टडीज़ फॉर मोर वीडियोज़। और चलो, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।